हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा। मैच आपकी जो बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 का होता है, जो डेली बेसिस पे करवाई, तो जी से तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप सब जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट कर, बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक करेंगे आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे क्लास को। जो भी आपके भाई बंधु बीएड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ क्लास को शेयर करिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, बताइए। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक उस देश की प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है, ठीक है। साधारणतः इसे उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर जो है निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है, बताइए। भारत में भुगतान संतुलन को जो है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए। मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा, और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। भारत एक आपका विकासशील देश है। महंगाई तथा बेरोजगारी यहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन के द्वारा जो है भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा, बताइए। उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो उल्टे यू वक्र आकार का देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सीमांत लागत होता है, ठीक है। सीमांत लागत का वक्र जो है उल्टे यू आकार का होता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, यानी कि खुद की इच्छा से रिटायरमेंट जो है आपका गोल्डन हैंडशेक स्कीम से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा, बताइए। पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण भारत में कौन सा है? वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, या खेलकूद के सामान का उद्योग? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये लो, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है, क्योंकि इसका उत्पादन जो है बड़े स्तर पर ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से सामने आपको पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, बताइए। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक आपात स्थिति, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब तक जो है 3 बार आपात स्थिति लागू की गई है, जिसमें से 2 बार बाह्य आपात स्थिति के कारण जो है, तथा एक बार जो है 26 जून 1975 को आंतरिक आपात स्थिति के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी, ठीक है। 2 बार आपकी बाह्य आपात स्थिति लागू की गई थी। एक तो 1962 में, और दूसरा आपका 1971 में, और ये आपात स्थिति आपकी 1975 में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। ये जो मामला है मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसने प्रदान किया था, बताइए। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसने प्रदान किया था?
इसका राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनसांगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया सही उत्तर होगा। वेनसांगा ने प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी वेनसांगा को जो है पिल्स प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। क्या पूछा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, राज्यपाल करता है, या दल का पक्ष करता है? दल का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। ठीक है, ऑप्शन जो का दिया गया सीला विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में करेगा। ठीक है, चलिए 10 और 9 प्रश्न। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो बस एक सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत जन आते हैं क्लास को बस अटेंड करते हैं चले जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, आपके फायदे की चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कागजम के संस्थापक कौन बताइए। द्रविड़ काजगम के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पेरियार ईवी रामास्वामी नाइगर। ठीक है, द्रविड़ काजगम के संस्थापक आपके पेरियार ईवी रामास्वामी नाइगर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए क्या सही नहीं है। तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, सही है। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी आपका सही दिया गया। ठीक है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। सही नहीं दिया गया ना। तो राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कथन दिया गया है सही नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। एक बार इसको देख ही लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सब दिया गया है ना यहाँ पे। रुक जाइए, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, चलिए लास्ट वाला हमने नहीं पढ़ा था, लास्ट वाला हमारा सही होगा। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए, क्या सही नहीं है। तो सभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, सही बात है। ठीक है, मतलब सही कथन है। ठीक है, उत्तर हमारा सही नहीं है, सही कथन है। हमें क्या सही नहीं है उसकी बतानी है। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ग्राम पंचायत में चुनाव में मतदान देने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, गलत है। 25 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका जो दिया गया है सही कथन नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ठीक है, सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। इन चारों में से कौन जो है आपका चिकित्सक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा चार्वाक। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सही वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चार्वाक एक आपका दार्शनिक थे जो नास्तिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, खाओ पियो और मजे उड़ाओ नाम उनका जो है प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। ठीक है, कालक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पहला तीसरा तो गलत हो जाएगा इसे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे, हमारी इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, ये वाला हमारा सही कार्यक्रम हो जाएगा। तो उसके बाद मोरारजी देसाई और लास्ट में हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 14वां प्रश्न पूछा गया, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, बताइए। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारत में भौगोलिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है तैयार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है बार बार। हाँ, ये वाला भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत में भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 15वां प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है पड़ी थी, बताइए। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जो नींव है किस मुगल मतलब किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है पड़ी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई का। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा, बताइए। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा, तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा सुल्तानपुर। ठीक है, ऑप्शन जो ए दिया गया है राइट आंसर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार आपका सुल्तानपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था, बताइए। लाहौर षड्यंत्र मामला जो है किसके विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह के। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था। ठीक है, चलिएगा और देखिए क्लासेस को सपोर्ट करते हुए चलेंगे, एक एक लाइक करते हुए चलेंगे। जो भी पहली बार आए हैं क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे, बताइए। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे, तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चक्रवाती तूफानों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विश्व में सर्वाधिक आकस्मिक बाढ़ चक्रवाती तूफानों के कारण आती है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा, उत्तर दीजिए। चलिए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे लद्दाख। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका लद्दाख है। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सहायक नदी और मुख्य नदी दिएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है, मतलब चंबल जो है सहायक नदी है किसकी। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है, तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। सोन जो है किसकी सहायक नदी है, तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3 उपरोक्त में से किस जोड़ा या किन जोड़ों का सही मेल बैठता है, तो केवल 3 का यहाँ पे सही मेल बैठा है। ठीक है, चलिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी, सोन जो है गंगा की सहायक नदी, तथा मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, क्या दिया गया 21वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। पूछा गया काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं, बताइए। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो देखिए इसका रीजन है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्रों की ऊष्मा की परावर्तित करने की क्षमता जो है अधिक होती है, इसलिए गर्मियों में श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 22 नंबर, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, बताइए। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो देखिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, लकड़ी जो है उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है।
जिससे गर्म चाय छानते समय चायदानी का हैंडल जो है गर्म नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, बताइए गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है, किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट हमारी नेफ्रॉन होती है। 24 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इकता प्रदान किया था, बताइए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इकता प्रदान किया था, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम इकता प्रदान किया था। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। तो मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 120 दिन का। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सब क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।